हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जनवरी 2017 का पेपर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 है, सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। ये बिल्कुल सही है। हिमयुग के समाप्त होने और नूतन काल के आरंभ होने के साथ ही मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का उदय हुआ था। उस समय बर्फ की जगह जो है घास के मैदान और जंगल उगने आरंभ हो गए थे। पुराने मौसमी जल स्रोत जो हैं वो सूख गए थे और नए प्रकार की वनस्पति और जानवरों का प्रादुर्भाव हुआ। ठंड में रहने वाले विशालकाय जानवरों की जगह घास खाकर जीवित रहने वाले छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरण, बकरी आदि पैदा हुए और इन छोटे पशुओं के आखेट के लिए छोटे हथियारों की आवश्यकता पड़ी। अतः मानव ने अब लघु पाषाण उपकरण बनाना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, बागोर, लंगनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये भी सही कथन है। ये तीनों ही जो है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। ऑप्शन 3, जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। ये भी सही कथन है। ऑप्शन 4, इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। ये भी सही है। बागोर से शवों को सुनियोजित ढंग से दफनाने की विधि का पता चलता है और विंध्याचल की गुफाओं और शैलाश्रयों से शिकार, युद्ध और नृत्य के चित्र मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता। तो राख के टीले यहाँ पे क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दक्षिण भारत में जो प्रचलित परंपरा थी उसके अंतर्गत घर के बाहर लकड़ी के डंडों की बाड़ लगाकर मवेशियों को उसके अंदर बांधा जाता था और बाड़ के अंदर वर्ष भर में जो गोबर एकत्र हो जाता था, जमा हो जाता था, उसको डंडों के साथ ही जला दिया जाता था, जिससे वहाँ पे राख का टीला जमा होता था। इसे ही राख या भस्म के टीले का नाम दिया गया है। तो ये हमें मिलते हैं उतनूर से, पालवाए से और कुपगल से। बुर्ज होम से जो है कोई भी टीला नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बुर्ज होम जो है वो पुरास्थल कश्मीर में है और यहाँ से हमें पहली बार गर्तावास के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरी विभाग में है और इसकी जानकारी जो है 1960 में हुई थी और इसकी खोज सबसे पहले खनन पुरातत्व विभाग के डॉक्टर RS विस्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में महाजनपद उनके नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियाँ। तो हमें इनका मिलान करना है और देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1, पंचाल, मथुरा। तो यही गलत है। पंचाल जो है ये 2 भागों में विभाजित था। इसकी उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्रपुर जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में थी। ऑप्शन 2, मत्स्य बैराट, ये सही है। कौशल, श्रावस्ती, मगध, गिरिब्रज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दर्शन शास्त्र व सूची 2 में उनके समर्थकों के नाम दिए गए हैं। तो इनका मिलान हमें करना है। सबसे पहले योग के समर्थक थे पतंजलि, मीमांसा कुमारिल, सांख्य कपिल और वैशेषिक कणाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, न्यायपालिका। कंटक शोधन विभाग जो है वो न्यायपालिका से संबंधित था।
अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है, एक धर्मस्थी और दूसरे कंटक शोधन। धर्मस्थी जो है इस वर्ग के न्यायालय में नागरिकों के पारस्परिक मामलों का निपटारा करते थे और एक प्रकार का दीवानी न्यायालय था। और जो कंटक शोधन है वो राज्य तथा नागरिकों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें करवाचक शब्द और उनका अभिप्राय है, तो इनको सुमेलित करना है हमें। विष्टि बेगार ये सही है, भाग स्थानीय यही गलत है, कर महसूल ये भी सही है, परिणय आपात कर ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। भाग जो है वो किसानों के अधीन भूमि की उपज से राज्य को जो कर मिलता था उसे कहते थे और भाग उपज का 1/5 या 1/4 होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अंतराल। अंड, छत्र और मेदी ये तीनों ही जो है वो बौद्ध स्थापत्य कला के भाग हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया था तथा उन पर जो समाधियों का निर्माण किया गया इन्हीं को स्तूप अथवा चैत्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 गांधार कला का फलना फूलना। कुषाण काल में कला के क्षेत्र में गांधार कला शैली का उदय हुआ। गौतम बुद्ध की मूर्तियों को सर्वप्रथम निर्मित करने का श्रेय गांधार कलाकारों को ही दिया जाता था। इस शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से स्पष्ट किया जाता था और इस शैली की मूर्तियां अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के अनेक स्थानों से पाई गई हैं और इसका प्रमुख केंद्र जो है गांधार में ही था। इसी कारण यह गांधार कला के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 वह कलिंग का शासक था, ये बिल्कुल सही है। वह स्वयं को महामेघवाहन कहता था, ये भी सही कथन है। उसने जैन आचार्यों के सम्मेलन का आयोजन किया, ये कथन गलत है। ऑप्शन 4 उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया, ये भी सही कथन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 कोलची, कमर तथा पोदुक दक्षिणी भारतीय पत्तन थे, ये बिल्कुल सही है। हाथी दांत का उत्पादन दोसारने में किया जाता था, ये भी सही कथन है। कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रेस की ओर रवाना होते थे, ये भी सही है। ऑप्शन 4 मसालिया मुजिरिस के दक्षिण में था, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखकों के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, तो इनका हमें मिलान करना है। दंडी की पुस्तक है 10 कुमार चरित, भास की प्रतिमा नाटक, हेमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि और भवभूति के उत्तर रामचरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ये बिल्कुल सही कथन है। कारण आर उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है, ये कथन गलत है।
क्योंकि फाहियान ने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या किसी अन्य राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए सही है तथा आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालानुक्रम में रखिए। तो इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लग्द और वराहमिहिर। तो इसमें सबसे पहले होगा लग्द, उसके बाद आर्यभट्ट सेकंड नंबर पे, उसके बाद वराहमिहिर और अंत में ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में राजाओं के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके द्वारा धारण किए गए विरुद्ध अर्थात जो उपाधि उन्होंने धारण की थी। तो इनका मिलान करना है हमें। ऑप्शन ए है नरसिंह वर्मन प्रथम, इसकी उपाधि है वतापी कोंडा। नरसिंह वर्मन कांची के महान पल्लव शासक थे। इन्होंने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था तथा पुलकेशिन लड़ता हुआ मारा गया था। उसके बाद है कुलोत्तुंग प्रथम, सुंगमत वीर्त। कुलोत्तुंग ने प्रजा हित को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखा तथा इसके लिए अनेक सुधार किए। इनको चोल लेखों में सुंगमत वित्त कहा गया है, जिसका अर्थ है करों का अंत करने वाला या करों को हटाने वाला। नंदीवर्मन तृतीय की उपाधि है तेलारे रिंद और पुलकेशिन द्वितीय सत्याश्रय। पुलकेशिन द्वितीय जो है, इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर रोक दिया था और सत्याश्रय का विरुद्ध धारण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्री संगठन नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, महाजन। इसके अलावा ये जो 3 ऑप्शन है अंजुवनम, एनुरुवर और मणिग्रामम, ये तीनों ही जो है वाणिज्यिक संगठन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विजय राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 है पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए, ये सही कथन है। ऑप्शन 2 चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ये भी सही है। ऑप्शन 3 श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे परंतु बाद में उनमें शत्रुता हो गई, ये भी सही कथन है। ऑप्शन 4 मारविजयोत्तुंग वर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था, ये भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए फारसी अरबिक के ग्रंथों को सूची 2 में दिए उनके लेखकों से सुमेलित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। सूची 1 में ग्रंथ दिए गए हैं व सूची 2 में उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो इनका मिलान करना है। ताजुल महासिर की पुस्तक है, ये ताजुल महासिर जो पुस्तक है वो है हसन निजामी की। और तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। मसालिक उल अबसार फी ममालिक उल अमसार पुस्तक है शिहाबुद्दीन अल उमरी और सुब अल असा अल कसकंदी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बलबन के विषय में ये सब कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चित्तौड़।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ में गुहिलोत राजपूतों का शासन था। चित्तौड़ विजय के बाद उसका नाम अपने बेटे खिजर खान के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी की संत कवियत्री लल्ला डेड की रचनाओं को किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, वाक। 14वीं सदी की संत कवियत्री लल्ला डेड की रचनाओं को वाक के नाम से जाना जाता है। लल्लेश्वरी कश्मीर में रहस्यवादी कवियत्री के रूप में जानी जाती हैं और इनकी कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद रिचर्ड टेम्पल के द्वारा किया गया था। कश्मीर के सुपरिचित सूफी शेख नूरुद्दीन वाली जो है वो इनसे बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगाई थी। सुल्तान ने स्वयं शराब पीना बंद कर दिया था और दिल्ली में शराब पीना या लाना वर्जित कर दिया गया था और उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता था। अमीरों की जो मद्यपान गोष्ठियाँ होती थी उनको भी बंद करवा दिया था, मगर अलाउद्दीन का ये जो मद्य निषेध का नियम है बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो सका और सुल्तान को इस आदेश में संशोधन करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के निम्नलिखित चक शासकों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम, सुल्तान हसन शाह, सुल्तान फतेह शाह और सुल्तान हैदर शाह। तो इनको हमें सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है सुल्तान हैदर शाह, उसके बाद सुल्तान हसन शाह, उसके बाद सुल्तान मोहम्मद शाह और अंत में सुल्तान फतेह शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी रचना मदनूस सिफा ए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया? पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी और दूसरी बात यह है कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मियाँ बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रामाणिक कृति हनफी फिक्र से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था उस ग्रंथ का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, फतवा उल आलमगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया है क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, टोडरमल। टोडरमल के विषय में अबुल फजल ने ये सब कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में उनके कार्य, तो इनको मिलान करना हमें। बल्लाल सेन का है भोज प्रबंध, जगन्नाथ पंडित रस गंगाधर, कृष्णदेव पारसी प्रकाश और सुक राजावली पताका। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हुंडी का प्रकार नहीं है? जब्ती हुंडी, दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी और फसलाना हुंडी। तो कौन सा नहीं है वो देखना है हमें। जब्ती हुंडी, एक तो ये नहीं है, ऑप्शन 1, और ऑप्शन 4 फसलाना हुंडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के समय के अनुसार दर्शाएं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर, रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद और शेरशाह का मकबरा सासाराम। तो इसमें जो है सबसे पहले होगा अटाला मस्जिद जौनपुर, उसके बाद शेरशाह का मकबरा सासाराम, उसके बाद हुमायूं का मकबरा और लास्ट में रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन 2 सरकार के शीर्ष अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। ये कथन भी सही है। ऑप्शन 3 अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था। यही कथन गलत है। ऑप्शन 4 फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपनी बातचीत के दौरान मिर्जा मुकर्रम सफवी ने उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 संगीत मुब्बाह है, न वह अच्छा है न बुरा। ये बिल्कुल सही कथन है। मैं गायन और वाद्य संगीत नापसंद करता हूँ। ये कथन गलत है। ऑप्शन 3 मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता। ये भी सही कथन है। ऑप्शन 4 बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित है इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। तो इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले होगा इसमें आगरा के किले में दीवाने आम। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सबसे पहले होगा। आगरा के किले में जो है दीवाने आम का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑप्शन 3 आएगा ताजमहल आगरा में। और उसके बाद आगरा के किले में मोती मस्जिद और फिर जामा मस्जिद शाहजहांबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, (1843) के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? सती, शिशु हत्या, दास्ता और दहेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दास्ता। 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में दास्ता प्रथा को अवैध घोषित किया गया। यह कानून ब्रिटिश इंडिया द्वारा पारित किया गया जिसमें मानव की खरीद फरोख्त को निषेध किया गया। यदि कोई व्यक्ति मानव खरीद बिक्री करेगा तो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दंड का भागी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए भारत के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चिप्स कॉलेज की स्थापना की गई थी।
बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है, गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सर विलियम ली वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हमें सीक्वेंस देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। इसमें सबसे पहले है कैंपबेल आयोग, उसके बाद मैकडोनाल्ड स्ट्रेची आयोग, उसके बाद लोयल और फिर मैकडोनल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1881 में। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है वो 1881 में पारित किया गया था और इस अधिनियम में 7 साल से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 साल के बीच आयु वाले बच्चों के लिए 9 घंटे की अधिकतम कार्यावधि निर्धारित कर दी गई थी और खतरनाक मशीनों की उचित सुरक्षा का प्रबंध सुनिश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना। ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य नहीं था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों एवं हितों की ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना, ये सही था। भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को प्रोत्साहित करना और अन्य समुदायों के प्रति भारतीय मुसलमानों में किसी भी प्रकार के विद्वेष की भावना को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य नहीं थे? तो इसमें जो नहीं थे वो देखना है हमें। ये है निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? जो सदस्य थे उनको देखना है। तो इसमें से वो हैं ऑप्शन 1 शौकत अली और हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी। ये तीनों ही सदस्य जो हैं खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में नेता के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके द्वारा चलाए गए संगठन। तो इनका हमें सही मिलान करना है। ऑप्शन ए MC राजा के संगठन का नाम है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। जगजीवन राम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग। BR अम्बेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस और महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का नया चार्टर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1932 के ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इसने भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 SM परांजपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो ऑप्शन 1 एक राष्ट्र अथवा करीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन, ये तो सही है। एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित होता है, ये भी सही है। एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं आकांक्षा से निर्धारित होता है, ये भी सही है। एक राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति होता है, यही कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष एवं स्त्रियों को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अनुच्छेद 14 एवं 15। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है, राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नवप्रवर्तक था? पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। तो वो है भगत सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शशिपाद बनर्जी, जो है वो पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। सॉरी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1953 ईस्वी में घोषणा की कि भारत सरकार राज्यों के पुनर्गठन के विषय में एक आयोग की नियुक्ति करेगी। सरकार ने 3 सदस्यों वाला एक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति सैयद फजल अली तथा सदस्य के रूप में डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर की नियुक्ति की गई। आयोग ने देश भर में भ्रमण कर अक्टूबर 1955 में अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की संस्थापना की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अगस्त कोम्टे। अगस्त कोम्टे ने ही प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। कोम्टे ने हेनी सेठ सिमोन से प्रभावित होकर प्रत्यक्षवाद के अनुशासन को स्थापित किया, ताकि फ्रांस की सामाजिक स्थिति में बदलाव लाया जा सके। कोम्टे फ्रांस के प्रभावशाली विचारक रहे हैं, जिन्होंने कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल और एलियट के विचारों को प्रभावित किया है। तो इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।